हमें स्टेक होल्डर को एनालाइज करना है। जिस तरह से हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, इंटरनल एक्सटर्नल, उस तरह से स्टेक होल्डर को भी एनालाइज करना है। देखना है कौन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसे उतना डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करना है। कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर देखेंगे, कैसे देखेंगे? मैंडलो के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट इनटू पावर की मैट्रिक्स के थ्रू। वो स्टेक होल्डर जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हाई इंटरेस्ट है और हमें इन्फ्लुएंस करने की पावर भी उनके पास हाई है, वो कौन है? की प्लेयर्स। कोई एग्जांपल दे सकते हैं की प्लेयर्स की? मेजर कस्टमर, मेजर शेयर होल्डर, मैनेजमेंट या प्रेशर ग्रुप्स। और वो स्टेक होल्डर जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट भी कम है, हम क्या कर रहे हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ना हमें वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो कौन है? मिनिमल एफर्ट। मिनिमल एफर्ट कौन है? लोकल कम्युनिटी या इंडिविजुअल कस्टमर। एंड दोज स्टेक होल्डर हु हैव ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन but have low power to influence, keep informed. Example, supplier or employees. And those who have a high power but low interest, keep informed. Example, shareholder, majority नहीं, individual shareholder या minority shareholders as well as government. तो हमें की प्लेयर्स को क्या करना है? की प्लेयर्स के लिए हमने करना क्या है? इनको हाईली सेटिस्फाइड, हाईली इन्फॉर्म्ड करना है। की प्लेयर्स को क्या करना है? हाईली सेटिस्फाइड, हाईली इन्फॉर्म्ड। मिनिमल एफर्ट वालों को क्या करना है? लीस्ट सेटिस्फाइड एंड लीस्ट इन्फॉर्म्ड। इग्नोर नहीं करना, जितना को हो सके सेटिस्फाई भी रखना है, इन्फॉर्म भी करना है। और कीप इन्फॉर्म्ड वालों को क्या करना है? इन्फॉर्म्ड देम अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग। क्या ख्याल है, क्या डिसीजन आपने लिया और क्यों लिया? और कीप सेटिस्फाई वालों को क्या करना है? सेटिस्फाई देम सो दैट दे कैन नॉट एक्सरसाइज देयर पावर, ताकि वो अपनी पावर यूज ना करें। पावर कब यूज करेंगे? जब आपने उन्हें सेटिस्फाई नहीं किया। सो स्टेक होल्डर क्या होता है हमने डिफाइन कर लिया। इनको कैसे मैनेज करना है हमने 2x2 एक मैट्रिक्स रटा लगा लिया, मैंडो ग्रिड डब्बा बना के हमने चारों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाले कौन हैं, लो पावर लो इंटरेस्ट कौन है, हाई इंटरेस्ट लो पावर हाई इंटरेस्ट, और इनको क्या करना है हमने दो दो लाइनों में बता दिया। कौन सा स्टेक होल्डर क्या चाहता है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट डिमांड्स क्या हैं, वो भी हमने कहीं पर लर्न की। कस्टमर की डिमांड्स, शेयर होल्डर्स की डिमांड, सप्लायर्स की डिमांड्स, गवर्नमेंट की डिमांड्स, मैनेजमेंट की डिमांड्स, एम्प्लॉयज़ की डिमांड। मैनेजमेंट में एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव दोनों है, तो दोनों के क्या इंटरेस्ट हैं। जनरल पब्लिक जिसको प्रेशर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके क्या इंटरेस्ट हैं। लोकल कम्युनिटी का क्या इंटरेस्ट है, तो वो भी हमने पढ़ लिया। साथ हमने पढ़ लिया कोई स्टेक होल्डर इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल क्या है? दोज हु आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट में से कौन सी मैनेजमेंट? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और एक्सटर्नल दोज हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेंडर, बॉरर्स। ऐसी बात थी। हमने देखा कोई कनेक्टेड स्टेक होल्डर भी होता है, वो कौन होता है? नॉट अ परमानेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ डिसीजन मेकर, बट इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट एग्जाम्पल, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, की सप्लायर, की कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। एक मेन स्टेक होल्डर भी होता है, दोज हु हैव ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कौन होते हैं? यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उनको भी पीछे से कौन पुशअप कर रहे होते हैं? मेजॉरिटी शेयर होल्डर। ऐसी बात थी। सो कुछ स्टेक होल्डर के पास ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने की पावर हाई होती है, कुछ के पास इन्फ्लुएंस करने की पावर लो होती है। अब ये जो पावर मिलती है स्टेक होल्डर को, ये मिलती है किसी सोर्स से। ऐसी पावर नहीं मिल जाती स्टेक होल्डर को इन्फ्लुएंस करने की, ये किसी न किसी सोर्स से मिलती है। हाँ, उसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है, और कुछ इंटरनल सोर्सेज भी हैं जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं? कुछ 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर हैं। क्या हैं? हमें उनके नाम पता होने चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर,
और कोई 3 इंटरनल सोर्स ऑफ पावर भी हैं, वो क्या हैं, उनके हमें भी नाम पता होने चाहिए। मीन स्टेक होल्डर को जो पावर मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने की, वो किसी न किसी सोर्स से मिलती है। हाँ, उसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है, और कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है। 4 एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है, और वो 4 एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं? एक तो पब्लिसिटी का सोर्स है जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है, एक बाइंग पावर रिसोर्स है जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है, एक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज सोर्स है, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज सोर्स है जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है, और एक लीगल राइट सोर्स है जहाँ से स्टेक होल्डर को पावर मिलती है। ये 4 वर्ड हमें पता होने चाहिए कि 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो 4 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर हैं पब्लिसिटी, बाइंग पावर, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड लीगल राइट्स। बाइंग पावर, पब्लिसिटी की पावर किसके पास है? कंपनी के अगेंस्ट कौन पब्लिसिटी अच्छी या बुरी कर सकता है? प्रेशर ग्रुप्स। तो कौन स्टेक होल्डर इसके साथ एसोसिएटेड हैं? प्रेशर ग्रुप। बाइंग पावर किसके पास है? कस्टमर के पास। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, एक्सटर्नली आपको रिसोर्सेज कौन देता है? सप्लायर। और कुछ स्टेक होल्डर के पास अकॉर्डिंग टू लीगल राइट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ पावर होती है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक तो शेयर होल्डर के पास लीगल राइट पावर है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ वो ऑनर हैं, तो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिजनेस की पॉलिसीज वो डिसाइड करेंगे, उनके थ्रू अप्रूव होंगी। बिजनेस कौन चलाएगा, कौन ऑडिट करेगा, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। क्यों? कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली उनके पास लीगल राइट है ये। तो वो किसके पास है? शेयर होल्डर के पास। या लीगल राइट्स की पावर है आपके लेंडर्स के पास भी, कि जब आप लोन लेते हो बैंक से तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो उनके पास लीगल राइट्स हैं कि अगर आप लोन पे नहीं करते तो वो रिकवर करने के लिए आपके बिजनेस को बेच सकते हैं। क्या ख्याल है? सो क्या है? लीगल राइट्स पावर है एक्सटर्नल किसके पास? शेयर होल्डर के पास, या फिर किसके पास है? लैंडर के पास, अकॉर्डिंग टू लोन एग्रीमेंट या लोन कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टेक होल्डर को पावर मिलती है किसी सोर्स से। हाँ, उसमें 4 एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। क्या है? हमें सिर्फ ये 4 नाम याद करने हैं, और इनके साथ स्टेक होल्डर कौन से एसोसिएटेड हैं, सिर्फ वो 4 वर्ड लर्न करने हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर क्या है? पब्लिसिटी, बाइंग पावर, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड लीगल राइट्स। हाँ, पब्लिसिटी की पावर है किसके पास? प्रेशर ग्रुप, मेन मीडिया ग्रुप के पास। क्या ख्याल है? प्रेशर ग्रुप में कौन आ गया? मीडिया ग्रुप। बाइंग पावर एक्सटर्नल है किसके पास? कस्टमर के पास। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज है किसके पास? सप्लायर के पास। और लीगल राइट्स की पावर है शेयर होल्डर के पास या फिर लैंडर के पास, अकॉर्डिंग टू लोन एग्रीमेंट। 3 इंटरनल सोर्स ऑफ पावर भी है। क्या है 3 इंटरनल सोर्स ऑफ पावर? एक पोजीशन पावर है, एक करिश्मा पावर है, या इसको इन्फ्लुएंस पावर भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंस या करिश्मा, और एक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज भी है। इंटरनल भी कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज की पावर होती है। पोजीशन पावर है किसके पास? कंपनी की मैनेजमेंट के पास, मैनेजर्स के पास, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द चार्ट उनके पास पावर है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द चार्ट। किसके पास? मैनेजमेंट के पास या मैनेजर्स के पास। करिश्मा या इन्फ्लुएंस की पावर है अगेन किसके पास? मैनेजमेंट के पास, डायरेक्टर्स के पास, या फिर मैनेजर्स के पास, अकॉर्डिंग टू करिश्मा। करिश्मा का मतलब क्या था? करिश्मा का मतलब क्या है? पर्सनल क्वालिटीज, कि किसी बंदे के अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, तो अल्टीमेटली उसके पास पावर है किस चीज़ की? दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, इंस्पायर करने की। और वो भी किसके पास है? मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स, मैनेजर्स के पास। इंटरनल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज पावर किसके पास है?
रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक मटेरियल और एक लेबर। एक्सटर्नल आपको क्या मिल रहा है? मटेरियल, तो वो कौन दे रहा है? सप्लायर। इंटरनल आपको क्या मिल रही है? लेबर, तो वो लेबर को कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? लेबर रिप्रेजेंटेटिव के पास। लेबर रिप्रेजेंटेटिव, लेबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? रिप्रेजेंटेटिव। लेबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है? कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है? लेबर की यूनियन, जिसको नाम क्या दिया जाता है? ट्रेड यूनियन। लेबर को कंट्रोल करना है तो आपने क्या करना है? सिर्फ ये एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, ट्रेड यूनियन लीडर जो है, उसके साथ जाके निगोशिएशन करने हैं। वो मान गया तो सारी की सारी लेबर मान गई। हाँ, अगर ये नहीं माना तो लेबर में से कोई भी नहीं माना। तो इंटरनल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज किसके पास है? ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, लेबर रिप्रेजेंटेटिव के पास। एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज किसके पास है? सप्लायर के पास। तो लर्न क्या करना हमने? 4 वर्ड लर्न करने हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर क्या है? पब्लिसिटी, बाइंग पावर, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, लीगल राइट्स, और इनके साथ स्टेक होल्डर कौन है? तो पब्लिसिटी कौन करेगा? प्रेशर ग्रुप, मीडिया ग्रुप। बाइंग पावर कस्टमर, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एक्सटर्नल सप्लायर, और लीगल राइट्स। 3 वर्ड लर्न करने। इंटरनल सोर्स ऑफ पावर क्या है? पोजीशन पावर है, इन्फ्लुएंस या करिश्मा पावर है, और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज है। और इंटरनल कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज किसके पास है? लेबर रिप्रेजेंटेटिव या ट्रेड यूनियन के पास। पोजीशन पावर किसके पास है? मैनेजमेंट मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द चार्ट। और करिश्मा या इन्फ्लुएंस पावर है किसके पास? सर्टन इंडिविजुअल्स। कौन इंडिविजुअल हो सकते हैं? अल्टीमेटली मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ उनके पास पावर है कि वो दूसरों को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे। तो क्या करना है? ये 4 वर्ड लर्न करने हैं और ये 3 वर्ड लर्न करने हैं। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं 3 इंटरनल सोर्स ऑफ पावर लिस्ट करें और उनके साथ आप बताएं स्टेक होल्डर कौन कौन इन्वॉल्व होंगे। या क्या किया एग्जामिनर ने? क्या किया? एक तरफ जो है वो ये वर्ड्स लिख दिए और एक तरफ ये स्टेक होल्डर के नाम दे दिए और कहा इनको मैच करें। तो बाइंग पावर किसके पास होगी? कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एक्सटर्नल किसके पास होगी? नहीं, करिश्मा पावर किसके पास होगी? नहीं, लीगल राइट्स की पावर किसके पास होगी? यही बुक में लिखा हुआ है। सिंपली ये 4 वर्ड, इनके आगे स्टेक होल्डर, ये 3 वर्ड और इनके आगे स्टेक होल्डर के नाम। और यहाँ तक स्टेक होल्डर का टॉपिक हमारा हो गया खत्म। एक टॉपिक हमने स्टेक होल्डर में पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या था? कि while considering best of all stakeholder, sometime arises conflict of interest. Like if we consider a lot of best for one stakeholder, it will affect the interest of other stakeholder. Like if shareholder demanded 20% return, it will affect interest of customer by increasing prices. It will affect the interest of employees by reducing costs through staff cutting. It will affect interest of supplier if we change supplier for cheap sources. It will affect pressure groups, general public, if we use child labor to reduce cost. It will affect government and local community if we decided to increase scale of production to achieve cost efficiency. तो कैसे अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को? कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स या फिर थ्रू CSR। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो चैप्टर 3 का नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर की बात हमने नहीं पढ़ी। अभी हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं और स्टेक होल्डर। शायद ये चैप्टर 2 का ही पार्ट होना चाहिए था कि बिजनेस मैनेज करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, इंटरनल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, पोजीशनिंग एनालिसिस परफॉर्म करना है, नहीं आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। मैं देखना है कौन स्टेक होल्डर क्या है और वो क्या चाहता है। ये क्या है? स्टेक होल्डर एनालिसिस पोजीशन को अफेक्ट करता है। कोई भी एक स्टेक होल्डर सपोर्ट बंद करेगा तो उससे आपकी पोजीशन अफेक्ट होगी।
लेकिन चैप्टर 2 शायद ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो ICAP ने सोचा चलो इसको हम चैप्टर 3 में इंक्लूड कर देते हैं। या उनको शायद वो लिंक क्लियर नहीं हुआ कि चैप्टर 3 का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये स्टेक होल्डर तो स्ट्रक्चर में कहीं पे आते ही नहीं है, इसको तो किसी और चैप्टर में इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन चलो उन्होंने इंक्लूड कर दिया तो हमने पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है। अब हम आगे चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। जो चैप्टर 3 है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो एक पेज मैंने आपको दिया था किसी दिन, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रिपेयरिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी। क्या ख्याल है, वो पेज है हमारे पास? एक ही पेज अभी तक मैंने दिया आप लोगों को। सो बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रिपेयरिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे प्रिपेयर करनी है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में आगे फर्दर 3 इंटररिलेटेड प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मीन टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसके लिए हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है, या पोजीशनिंग एनालिसिस थ्रू स्वॉट परफॉर्म करना है। और अगर पता चला पोजीशन वीक है तो हमने एंटर होना है स्ट्रेटेजिक चॉइस में। यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया और एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट की। अब वो जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट की है उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि हमें चेंजेस लानी है विद इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अकॉर्डिंग टू द चूजन स्ट्रैटेजी। लेकिन वो चेंजेस लाने से पहले हमें देखना है स्ट्रक्चर होता क्या है, तो सारा हम देखेंगे चैप्टर 3 में। कल्चर चेंज करने से पहले हमें देखना है कल्चर होता क्या है, तो हम देखेंगे चैप्टर 5 में। फिर चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चर या कल्चर को चेंज करना है तो उस चेंज को मैनेज कैसे करना है। पहले हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 5 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 4 पढ़ेंगे। क्यों, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर कल्चर देखेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों को चेंज कैसे करना है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, कितनी टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, किन सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा होता है। स्ट्रक्चर की सारी हम डिटेल लेने जा रही हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। एक चार्ट होता है, क्या ख्याल है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, चार्ट होता है, या उसे हम हायरार्किकल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। मीन अरेंजमेंट है डिफरेंट हायरार्की की, किस लिए हायरार्किकल अरेंजमेंट है, किस चीज़ की, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अथॉरिटी लेवल्स और रैंक्स पावर्स की, कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रैंक है, क्या पावर है, और किसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन चीज़ों की जो अरेंजमेंट है हायरार्किकल, उसे हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक हायरार्किकल अरेंजमेंट है, किस चीज़ की, पोजीशन, पावर, रैंक्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाया जाएगा ये स्ट्रक्चर। कहीं पे चैप्टर 1 में हमें किसी ने बात की थी कि वर्क को ऑर्गेनाइज करना है टू फैसिलिटेट, वर्क को ऑर्गेनाइज करना है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। तो स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, एक्टिविटीज़ को, लोगों के कामों को कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर आपने स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया तो कोऑर्डिनेशन अचीव नहीं होगी। स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो लोगों का काम क्लियर भी नहीं होगा, किसने क्या करना है, कहाँ पे करना है। मीन जॉब जो है हमारी डन नहीं होगी। तो जॉब डन करने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा, लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसकी अथॉरिटी पावर मेरे पास है, तो उससे वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करेंगे, पुट करेंगे। लेकिन मेनली स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए या वर्क डन करने के लिए। जब कहता है स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इससे कोई एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस भी अचीव होगी। क्या ख्याल है, तो इसलिए भी आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना है जिससे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अचीव होगी। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेनली 2 तरह के होते हैं, या फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कंपनी की मैनेजमेंट ने बनाया। मैनेजमेंट ने डिफाइन किया, भाई तुम्हारा ये रोल है, तुमने इसके अंडर काम करना है, तुम्हारी ये पोजीशन है, ये पावर अथॉरिटी आपके पास है, ये आपके पास है। इनफॉर्मल क्या है,
जो मैडम ने नहीं बनाया, एम्प्लॉयज़ ने खुद से थ्रू सोशल इंट्रैक्शन डिफाइन कर लिया कि हम मिलजुल के काम करेंगे और ये हमारा लीडर होगा। अच्छा कौन सा होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? ज़्यादातर लोग कहते हैं फॉर्मल अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं इनफॉर्मल भी अच्छा है। क्यों? इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन क्विक होती है देन फॉर्मल, और आजकल के दौर में आपको क्विक कम्युनिकेशन चाहिए। स्लो कम्युनिकेशन में आप फेल हो जाओगे। क्यों? डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल पे चलोगे। हाँ, अगर स्लो डिसीजन मेकिंग में आप चल सकते हो तो फिर फॉर्मल अच्छा है। क्योंकि हमने बात की थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट दो तरह की होती हैं, एक स्टेबल स्टैटिक और एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक। रोजाबत मोस काउंटर जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट दो तरह के होते हैं, एक स्टेबल या स्टैटिक मीन ऐसी इंडस्ट्री मार्केट जहाँ पे आए दिन चेंजेस नहीं आती, तो आपको आए दिन नई नई डिसीजन मेकिंग भी नहीं करना होती। तो वहाँ पे आप स्लो कम्युनिकेशन, स्लो डिसीजन मेकिंग मीन फॉर्मल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, टॉल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, ब्यूरोक्रेसी के अकॉर्डिंगली चल सकते हो। लेकिन अगर आप ऑपरेट कर रहे हो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है या फिर चेंजिंग है, मीन आईटी इंडस्ट्री जहाँ पे आए दिन नई नई इनोवेशन आ रही हैं, तो सर्वाइव कौन सा बिजनेस करेगा, जो पहले इनोवेशन को अडॉप्ट करेगा। तो पहले इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग क्विक चाहिए, स्लो चाहिए, क्विक चाहिए। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर फिर फॉर्मल नहीं, क्या चाहिए, इनफॉर्मल चाहिए। क्यों? इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन क्विक होती है। तो दोनों अच्छे हैं, डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। स्टेबल स्टैटिक है लाइक ऑटो इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, यहाँ पे आए दिन नई चेंजेस नहीं आती, सालों साल एक ही मॉडल, एक ही टेक्नोलॉजी चलती रहती है। 8-10 साल कार की एक ही शेप चलती रहती है, कभी लाइटें गोल कर दी, कभी सीधी कर दी, कभी टेढ़ी कर दी, शेप भी सेम रहती है, टेक्नोलॉजी भी सेम रहती है। तो ऑटो इंडस्ट्री, कार मार्केट क्या है, स्टेबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट। वहाँ पे स्लो कम्युनिकेशन, स्लो डिसीजन मेकिंग के थ्रू चला जा सकता है। तो वहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होती, सब कुछ पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली सालों साल वैसे ही चलना होता है। तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी फॉर्मल अच्छा है। लेकिन अगर आप ऑपरेट कर रहे हो आईटी इंडस्ट्री में, और आईटी इंडस्ट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स डायनामिक मार्केट जहाँ पे आए दिन चेंजेस आती हैं, तो चेंजेस लाने के लिए आपको एम्प्लॉय की सपोर्ट भी चाहिए। तो सपोर्ट लेने के लिए इनफॉर्मल होना पड़ेगा। चेंजेस पहले अडॉप्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन उनकी लेने के लिए क्विक कम्युनिकेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग भी चाहिए। तो आपको फिर फॉर्मल से निकलकर, टॉल से निकलकर फ्लैट इनफॉर्मल पे आना पड़ेगा। तो दोनों अच्छे हैं, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। फॉर्मल है क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट। इनफॉर्मल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय या सोशल इंट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, वो क्या है, इनफॉर्मल। अब कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ठीक है, मेन ये दो टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो हमें कुछ और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर भी मिलेंगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मल, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। या वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें 3 तरह के मेनली स्ट्रक्चर मिलते हैं, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर क्या है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में एक छोटी सी दुकान होती है, एक अकेला ओनर उसे मैनेज कर रहा है, वही सारी चीज़ों को देख रहा है, हर चीज़ से रिलेटेड वही रिस्पॉन्सिबल है, वही सेल को देख रहा है, वही परचेज को देख रहा है, वही अकाउंट्स को देख रहा है। नीचे उसके कोई मैनेजर्स नहीं होते, अथॉरिटी लेवल्स उसने कहीं पे डेलीगेट नहीं किए होते, सब कुछ अराउंड सिंगल ऑनर चल रहा होता है। उसे क्या नाम देंगे,
एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर या एंटरप्रेन्योरल, या इसको हम सिंपल स्ट्रक्चर का नाम भी दे सकते हैं, जहां पे क्या है, नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल, एवरीथिंग इज अराउंड अ सिंगल ऑनर। और एंटिटी क्या है, इन इट्स अर्ली फेज ऑफ लाइफ है, मींस स्मॉल कंपनी विद फ्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, किस पे चलती है, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ग्रो करती है, बिजनेस ऑपरेशन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज आपकी इंक्रीज होती हैं, बिजनेस बड़ा होता है, तो अकेले ऑनर से संभालना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज को डील करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, और ये अकेला ऑनर हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या करता है, अपने नीचे कुछ मैनेजर्स अपॉइंट करता है। सेल को देखने के लिए सेल का एक्सपर्ट बंदा, परचेज को देखने के लिए परचेज का, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन का, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग का, अकाउंट फाइनेंस के लिए अकाउंटिंग फाइनेंस का। और इनको क्या करता है, अथॉरिटी पावर डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट करता है तो साथ एक चार्ट भी बना देता है कि भाई अब कौन किस किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, किसके पास क्या क्या अथॉरिटी है। इनको कंट्रोल करने के लिए फिर पॉलिसीज प्रोसीजर भी डिफाइन करता है। तो कहाँ पे आ जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, जहाँ पे आपने क्या किया, डिफरेंट फंक्शंस बना दिए और रिस्पॉन्सिबल है रिगार्डिंग टास्क ईच फंक्शन। सेल टास्क को सेल फंक्शन सेल डिपार्टमेंट देखेगा, प्रोडक्शन टास्क को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, और आपने इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, रिटर्न रूल ऑफ कंडक्ट की तरफ भी आ गए, ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ गए। तो ये क्या बन गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिर कहते हैं जैसी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी और बढ़ती है, डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट कंट्रीज में एंटर होती है, तो अगेन एक हेड ऑफिस के लिए सारे बिजनेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हो, फिर बिजनेस की डिफरेंट डिवीजन्स बना देते हो। भाई ये लाहौर डिवीजन है, ये कराची डिवीजन है, नहीं ये पंजाब डिवीजन है, ये सिंध डिवीजन है, या नहीं ये पाकिस्तान डिवीजन है, ये यूएई डिवीजन है। तो क्या करते हो, डिफरेंट डिवीजन्स बना देते हो। डिवीजन्स बना के क्या करते हो, एक डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर लेते हो। भाई इस डिवीजन को आपने देखना है, जैसे मर्जी चलाओ, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो वहाँ पे आप कहाँ पे चले गए, डिविजनल स्ट्रक्चर में। छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी तो क्या थी, सिंगल ऑनर मैनेज कर रहा था, तो एंटरप्रेन्योरल। थोड़ी बड़ी हुई तो आपने मैनेजर्स अपॉइंट करके उनको अथॉरिटी पावर डेलीगेट की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शंस बना दिए, तो क्या बन गया, फंक्शनल। थोड़ी और बड़ी हुई तो आपने क्या किया, डिवीजन्स बना दी, और डिवीजन्स बना के डिविजनल मैनेजर्स को अथॉरिटी दे दी कि वो मैनेज करें। हर डिवीजन के अंदर अपना फंक्शन होगा, हर डिवीजन का अपना सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग होगा। तो किस तरफ चले गए आप, डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। तो 3 टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल और डिविजनल। क्या टाइप्स हैं आइए पढ़ते हैं ऑन पेज 58 entrepreneurial organization, entrepreneurial structure. An entity is in the early phase of its life. Early phase of its life mean नई कंपनी बनी अभी। An entrepreneurial organization is an entity that is managed by its entrepreneurial owner. जिसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, all the main decisions are taken by the entrepreneur owner, no formal management structure, thus entity is organized around the entrepreneur। मीन कोई नीचे मैनेजर्स नहीं है, 1-2 हेल्पर्स हैं और ऑनर हैं, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ऑनर। एंड स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिजनेस क्या है, छोटा है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज में ऑपरेट कर रहा है। एंड ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस आर लाइकली टू सिंपल। क्यों सिंपल है, तो अकेला ऑनर मैनेज कर सकता है, लेकिन जैसी कॉम्प्लेक्स होंगे तो फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डील करने के लिए आपको एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप जाओगे मैनेजर्स अपॉइंट करके फंक्शन में। तो क्या करना, हमने ये 4 फीचर्स इसके लर्न करने हैं। क्या है 4 फीचर्स, नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, नो फॉर्मल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज अराउंड सिंगल ऑनर, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फ्यू सर्विसेज, एंड बिजनेस ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी सिंपल। फिर जैसे ही बिजनेस थोड़ा ग्रो हुआ तो चले गए आप फंक्शन स्ट्रक्चर में। क्या है फंक्शन स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रोइंग एंटिटी, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन का हो सकता है, मार्केटिंग एंड सेल हो सकता है, अकाउंटिंग फाइनेंस हो सकता है, HR हो सकता है, IT हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है।
इन डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शंस। फीचर्स क्या हैं? अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग इज डेलीगेटेड इन अ फॉर्मल अरेंजमेंट। इन अथॉरिटी डेलीगेट की गई फॉर्मल अरेंजमेंट मीन चार्ट के थ्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन द मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज फंक्शन, और हर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है रिगार्डिंग ईच एक्टिविटी। सेल के लिए सेल मैनेजर, परचेज के लिए परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर। एंड ईच फंक्शन हैज इट्स ऑन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मीन अपनी उनकी डिसीजन मेकिंग है। सेल को किसने डिसाइड करना है? सेल मैनेजर ने, टॉप मैनेजमेंट नहीं डिसाइड करेगी। प्रोडक्शन क्या करनी है, कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। एज वेल एज इट्स ऑन स्टाफ, और अपना उसके अंडर स्टाफ भी है जिसने इस डिपार्टमेंट में उसे हेल्प करना है। तो ये 3 फीचर्स आपने लर्न करने हैं। क्या है? अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज डेलीगेटेड इन अ फॉर्मल अरेंजमेंट। Responsibility are up to the divisional manager and each function has its own management as well as on staff। और हमें इसका चार्ट बनाना भी आना चाहिए। चार्ट कैसे बनाएंगे? सपोज ये हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनका एक लीडर है CEO, उसके नीचे क्या है हमारे पास? डिफरेंट फंक्शंस हैं। क्या फंक्शन हो सकते हैं? सपोज हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक फंक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक फंक्शन है, प्रोडक्शन का एक फंक्शन है, मार्केटिंग एंड सेल्स का एक फंक्शन है। इस तरह से HR का एक फंक्शन है, IT का एक फंक्शन है, परचेज का एक फंक्शन है, सेल का एक फंक्शन है। हाँ, प्रोडक्शन की आगे फर्दर सब फंक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मशीनिंग हो सकता है, असेंबली हो सकता है, या फिर फिनिशिंग हो सकता है, या फिर पैकेजिंग भी हो सकता है। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा 3 नंबर के लिए चार्ट बनवा चुका है कि क्या करें, फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है, उसके फीचर्स बताएं, और 3 नंबर के लिए फंक्शन स्ट्रक्चर का चार्ट बना दें। तो हमें चार्ट बनाना आना चाहिए। वो डब्बाज बने हुए हैं, डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है, यूँ एरो के साथ भी हम बना सकते हैं। क्या ख्याल है? स्टूडेंट ने क्या किया? चार्ट बना दिया इतना, और एग्जामिनर ने कहा था ये एक कंपनी प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन कंपनी का आपने बनाना है। ये स्टूडेंट ने हाँ बना दिया, और एग्जामिनर ने क्रिटिसाइज किया। 3 में से किसी को 1 नंबर दिया, किसी को 1.5 दिया, किसी को 2 दिए, पूरे 3 नहीं दिया। हाँ, जिसने पूरा बनाया इसको 3 नंबर दे दिए। लेकिन स्टूडेंट का कसूर नहीं था। एक कॉलेज की बुक में उन्होंने क्या किया, चीज़ों को शॉर्ट करते करते चार्ट को भी शॉर्ट कर दिया, और स्टूडेंट अल्टीमेटली यही लर्न करके गए हुए थे, जाके वही छाप दिया। लेकिन एग्जामिनर ने कहा नहीं, प्रोडक्शन कंपनी है तो आपने प्रोडक्शन का भी आगे क्या करना है, ये चीज़ें बतानी है। हाँ, अगर एग्जामिनर कहता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बैंक है, उसका आपने बनाना है, तो फिर ये चीज़ें नहीं आएंगी। बैंक के अंदर मशीनिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग नहीं होगी। फिर क्या होगा? काउंटिंग फाइनेंस होगा, R&D होगा, प्रोडक्शन फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग एंड सेल्स होगा, IT होगा, HR होगा। हाँ, प्रोडक्शन कंपनी है तो फिर प्रोडक्शन भी होगा, और प्रोडक्शन के आगे 3 सब फंक्शन भी होंगे, मशीनिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग, या चौथा पैकेजिंग भी साथ हो सकता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है कि हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर क्या किया जा रहा है। सो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर क्या है? नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? एवरीथिंग इज अराउंड द सिंगल एंटरप्रेन्योर। अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड बिजनेस ऑपरेशंस आर सिंपल। फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है? Delegation of decision making authority to lower level managers. Managers are responsible for each activity, and each function has its own management as well as its own staff. और चार्ट भी हम बना सकते हैं। एग्जामिनर ने कहा 7 फीचर्स लिखे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। कितने फीचर्स लिखे? यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं? बाकी कहाँ से लोगे? चैप्टर 1 में हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ी थी, ब्यूरोक्रेसी, उसके फीचर्स पढ़े थे। वो भी क्या है? फंक्शन स्ट्रक्चर। क्या? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
रिटर्न रूल ऑफ कंडक्ट, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन सर्टन अचीवमेंट, और साथ बीच में क्या था, इम्पर्सनल इम्पार्शियल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, डिवीजन ऑफ वर्क टू अचीव एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। क्या ख्याल है? अगर दोबारा 7 नंबर के लिए पूछ रहे तो आप लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे 3 दिए गए, अगर 3 नंबर है तो पहले ये नंबर ज़्यादा है तो बाकी फिर हम नंबर ज़्यादा लेने के लिए साथ ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट इंक्लूड करेंगे। सो एंटिटी थोड़ी और बड़ी तो किस तरफ चलेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है कि आपने एक डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर लिया, उसको अथॉरिटी दे दी रिगार्डिंग दैट डिवीजन, और हेड ऑफिस क्या कर रहा है, सिर्फ परफॉर्मेंस चेक कर रहा है कि ये डिविजनल मैनेजर परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है या नहीं दे रहा। बाकी इस डिवीजन को कैसे चलाना है उसकी अथॉरिटी पावर किसके पास है, डिवीजन के पास। उसकी स्ट्रैटेजीज क्या बनानी है, क्या डिसीजन लेने हैं, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिविजनल मैनेजर। और हर डिवीजन के अंदर क्या होगा, अपना ये फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, हर डिवीजन का अपने ये डिपार्टमेंट होंगे। हाँ, कुछ इसमें से चीज़ें हो सकती हैं जो हेड ऑफिस ने अपने पास रखी हुई हैं। वो क्या हो सकता है, सपोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड ऑफिस ने अपने पास रखी हुई है, या मार्केटिंग पूरे ग्रुप की करनी है तो सपोज हेड ऑफिस ने अपने पास रखी हुई है। बाकी हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शन होंगे, मीन हर डिवीजन के अंदर भी आगे क्या होगा, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। उसका चार्ट किस तरह से बनेगा, सपोज यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके नीचे सीईओ है, उसके नीचे डिवीजन ए है सपोज, उसके नीचे डिवीजन बी है सपोज, डिवीजन ए के अपने फंक्शन हैं, अपने फंक्शन हैं, डिवीजन बी के अपने फंक्शन हैं, अपने फंक्शन हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अगर हेड ऑफिस के पास भी हैं तो वो क्या हो सकती हैं, सपोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या फिर आईटी है, या मार्केटिंग है। यूँ करके उसका चार्ट भी बन जाएगा। नीचे नज़र आता है उसका चार्ट, क्या ख्याल है? इसकी फीचर्स क्या भी पढ़ते हैं, चार्ट पहले देख ले, समझ आती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, नीचे डिवीजन ए उसके अपने फंक्शंस, मीन डिवीजन ए के नीचे ये सारे फंक्शन, डिवीजन बी उसके अपने फंक्शंस। हाँ, अगर कुछ चीज़ें हेड ऑफिस के पास हैं तो वो क्या हो सकती हैं, R&D हो सकती है, IT हो सकती है, या मार्केटिंग हो सकती है। फीचर्स क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर है क्या, एज एंटिटी ग्रो स्टिल फर्दर, मीन जैसी और बड़ी, एंड डेवलप देयर बिजनेस ऑपरेशंस इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में एंटर हुए, डिफरेंट मार्केट्स में एंटर हुए, तो आप किस तरफ चले गए, डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। अ डिवीजन इज एन एरिया ऑफ ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय, मीन डिवीजन किस किस चीज़ की हो सकती है, तो डिवीजन आपकी जियोग्राफिकल एरिया वाइज भी हो सकती है, लाहौर डिवीजन, कराची डिवीजन। डिवीजन आपकी प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो ट्रांसपोर्टेशन बस के थ्रू भी प्रोवाइड करती है, रेल के थ्रू भी प्रोवाइड करती है, कैब के थ्रू भी प्रोवाइड करती है। ये सारी क्या बन गई, डिवीजन्स बन गई। बस डिवीजन है, रेल डिवीजन है, ये कैब डिवीजन है। डिवीजन्स आपकी कस्टमर वाइज भी हो सकती हैं। सपोज आपके कुछ लार्ज कस्टमर हैं, मीन होलसेलर हैं, कुछ आपके स्मॉल कस्टमर हैं, मीन रिटेलर हैं, तो आपने 2 डिवीजन्स बना दी, एक रिटेल कस्टमर्स की और एक होलसेल कस्टमर की। तो डिवीजन एरिया वाइज भी हो सकती हैं, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, डिवीजन प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती हैं, डिवीजन कस्टमर वाइज भी हो सकती हैं। सो क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन पेज 58। सो डिवीजन क्या हो सकती है, मार्केट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज लाइक लाहौर एंड कराची डिवीजन, डिफरेंट प्रोडक्ट बस डिवीजन एंड रेल डिवीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, या फिर डिफरेंट कस्टमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मीन होलसेलर और कंज्यूमर मीन रिटेलर। या फिर वो क्या कह सकता है, प्रोसेस डिवीजन वाइज भी हो सकती हैं, लाइक आप ऑयल कंपनी हो और क्या करते हो, आप ऑयल एक्सट्रैक्ट भी करते हो, उसके बाद उसे रिफाइन भी करते हो, उसके बाद उसे सेल भी करते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो। तो एक्सट्रैक्शन की आपने सेपरेट एक डिवीजन बना दी, रिफाइनिंग की एक सेपरेट डिवीजन बना दी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेल की आपने सेपरेट डिवीजन बना दी। तो यूं भी हो सकती है प्रोसेस वाइज, लाइक एक्सट्रैक्शन है, रिफाइनिंग है, या सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 4 डिवीजन्स की कैटेगरीज हमें लर्न करनी है कि डिवीजन्स क्या क्या हो सकती हैं, एरिया वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, या फिर बिजनेस प्रोसेसेस वाइज। हाँ, फीचर्स क्या हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड फ्रॉम हेड ऑफिस to the divisional manager, perhaps led by divisional
डायरेक्टर, MD, मीन डिविजनल मैनेजर्स को आपने अथॉरिटी दे दी रिगार्डिंग दैट डिवीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रैटेजीज मेनली एट द डिविजनल लेवल, मीन स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा उस डिवीजन की? डिविजनल मैनेजर बनाएगा, हेड ऑफिस नहीं बनाएगा। अ डिवीजन माइट बी अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिवीजन क्या हो सकती है? आपका कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, मीन आपकी कोई सब्सिडरी हो सकती है या आपकी कोई ब्रांच हो सकती है। डिवीजन क्या हो सकती है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU स्टैंड्स फॉर सब्सिडरी हो सकती है या ब्रांच हो सकती है। Each division has its own functional department like marketing and sales, operation, production, accounting and finance, मीन हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शन होंगे। हेड ऑफिस रिटेन ओवरऑल कंट्रोल, हेड ऑफिस क्या करेगा? सिर्फ कंट्रोल मीन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। सम ऑफ इट्स फंक्शन प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू ऑल डिवीजन्स आर कारपोरेट स्ट्रैटेजी लाइक IT एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मीन कुछ फंक्शंस जो हैं कारपोरेट मीन हेड ऑफिस के पास भी हो सकते हैं, लाइक R&D, IT, जो पूरे डिवीजन्स की मीन पूरे ग्रुप की आप खुद से चेक कर रहे हो। तो 5 फीचर्स हमें लर्न करने हैं। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग दैट डिवीजन इज डेलीगेटेड टू डिविजनल मैनेजर। ईच डिवीजन हैज इट्स ओन मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजी मेकिंग अथॉरिटी लाइज टू द डिविजनल मैनेजर। और क्या है? डिवीजन माइट बी आ, क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ द एंटिटी। हेड ऑफिस रिटेन ओवरऑल कंट्रोल as well as some of the function like marketing, IT या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसका चार्ट बनाया जा सकता है। ये कॉपी पेन निकालें, टाइम हो गया। चलें जाके हम ये चार्ट दोनों हाथ से बना लेंगे। देखने में बड़े सिंपल लग रहे हैं, लेकिन अगर पेपर में आ गए तो हमसे नहीं बनेंगे और ये फ्री के 2-3 नंबर हम लूज़ कर देंगे। सो 3 फीचर, 4 फीचर और 5 फीचर्स, ये फीचर्स रटा लगाने हैं और चार्ट बनाने आने चाहिए।